फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। इस हफ्तावर प्रोग्राम में हम एक लोकप्रिय जानी मानी हस्ती से बातचीत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला, जो 7 बार एमएलए रह चुके हैं और साबका मुख्यमंत्री हैं हरियाणा स्टेट के। चौटाला जी, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद। 2009 की इलेक्शन में आईएनएलडी आपकी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आपकी पार्टी को 31 सीटें मिली, 90 में से 40 सीटें कांग्रेस को मिली। ये प्रदर्शन जो था उम्मीद से कुछ अच्छा रहा। आपको भी उम्मीद थी कि ऐसा प्रदर्शन होगा या आपको भी हैरानी हुई? नहीं, उम्मीद तो हमें इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से लोग पूरी तरह से तंग आए हुए थे। हमें अगर नुकसान हुआ तो इस बात का हुआ कि पार्लियामेंट के ठीक 3 महीने बाद इन्होंने विधानसभा के चुनाव कराए, और पार्लियामेंट में चूंकि हमारा प्रदर्शन बहुत पुअर था, तो लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। क्या वजह थी कि प्रदर्शन ऐसा रहा, और इससे भी आपको उम्मीद थी कि इससे भी अच्छा होगा? पिछले 6 सालों में हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। सरकार की जो काम होने चाहिए वो मौजूदा लोगों ने किए नहीं, बल्कि असलियत यही है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में हरियाणा आ गया। उन्होंने मां सिवाय पैसा कमाने के और कोई काम नहीं किया। मास्टर प्लान जब चाहे चेंज कर देते हैं, हालांकि कर नहीं सकते, लेकिन चेंज कर देते हैं, और पहले से जमीनें खरीद लेते हैं। बाईपास बनाते हैं, और सड़क नहीं बनाए उन्होंने, बाईपास बनाए हैं सब जगह, और वो भी इसलिए बनाए कि वहां से जमीन खरीद ली। आप सुन के हैरान होंगे कि हरियाणा प्रदेश में 53 SCZ सैंक्शन किए गए, और SCZ के सारे कानून कायदे ताक पर रख करके सरकार की तरफ से अधिग्रहित जो जमीन थी, सरकार ने जो पहले से खरीदी हुई जमीन थी, वो उनको दे दी, और वो इस हिसाब से दे दी जैसे 15 और 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी। और उसी जमीन के साथ लगती जमीन जो थी वो IIT ने ओपन ऑक्शन में नीलाम की, और वो बिकी 90 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से। जी, अब आप अंदाजा लगाओ कि कितना उसमें घपला हुआ है। चौटाला जी, ये जो हरियाणा की जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, इसकी तो सभी लोगों ने तारीफ की है। वो केवल वही लोग तारीफ कर रहे हैं। सोनिया गांधी तारीफ कर रही है, राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं, और वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक किसान की वो जमीन हम अधिग्रहित नहीं करेंगे जो उपजाऊ लैंड है जी, और हरियाणा की वो जमीन इन्होंने एक्वायर की है जिसमें 3-3 फसल होती है। क्योंकि आज असलियत ये है कि इंदिरा गांधी के दामाद ने भी गुड़गांव में, फरीदाबाद में, करनाल में सब जगह जमीन ली हुई है, और बहुत बड़ी जमीन की तादाद ली हुई है। ये जो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के दामाद ने गुड़गांव में जमीन ली हुई है, इसके आपके पास सबूत हैं? सब सबूत है। वक्त आने पर ये सबूत हम सब पेश करेंगे। आज किसको सबूत पेश करें? आज तो कोई सुनता ही नहीं है जी। आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आज आदर्श कॉलोनी के नाम के ऊपर तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री का तो इस्तीफा ले लिया जी, और उसी के साथ आप समझ रहे होंगे, आप निरंतर आ रहे हैं, हम तो आपकी छापी हुई खबर पढ़ते हैं कि दीपक कपूर जो है जी, उसने हरियाणा में भी इस प्रकार से जमीन ली है, और वो जमीन लेकर के बेची भी प्लाट काट के, जबकि वो ना ले सकते हैं ना बेच सकते हैं जी। चूंकि दीपक कपूर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ पड़े हुए हैं, क्लास फेलो रहे हैं। इस प्रकार के कितने ही ऐसे किस्से हैं जिनको आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ तो गदर मचा हुआ है, कानून कायदे सब ताक पे रखे हुए हैं। तो आपकी पार्टी ये जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, इसके ऊपर कोई एजिटेशन लॉन्च करने जा रही है? उसके लिए हम निरंतर प्रेस में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। 2009 इलेक्शन की हम बात कर रहे थे। आपको लगता है कि अगर जनहित कांग्रेस के जो चुने हुए सदस्य थे, अगर वो कांग्रेस नहीं ज्वाइन करते और कुछ निर्दलीय जो सदस्य थे आपकी पार्टी को समर्थन देते, तो आपकी सरकार उस टाइम बन सकती थी? सबसे बड़ा नुकसान जो था वो जनहित कांग्रेस ने किया, क्योंकि इसका मुखिया जो था वो पॉलिटिकली अनमैच्योर आदमी था। उसने तो चुनाव डिक्लेयर होने के अगले ही दिन ये स्टेटमेंट दे दिया कि जिसकी सरकार बनेगी हम उसी का साथ देंगे। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट थोड़ा ही था। जब तुम विपक्ष के हिसाब से जीत के आए हो तो विपक्ष की भूमिका निभाओ, और उसका परिणाम ये निकला कि जब यही जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट जो थे वो उन्होंने खरीद लिए। तो अभी भी आपको उम्मीद है कि अगर ये, क्योंकि केस हाई कोर्ट में है, अगर हाई कोर्ट का फैसला कांग्रेस के खिलाफ चले जाता है, तो अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है? हमने हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी है वो इसलिए दी है कि स्पीकर को टाइम बाउंड किया जाए। अन्यथा स्पीकर तो 5 साल तक भी इसका फैसला नहीं करेगा, क्योंकि स्पीकर तो कांग्रेस पार्टी का है। जी।
क्योंकि स्पीकर जिस दिन भी फैसला करेगा वो फैसला तो स्पीकर को इनको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसकी रूह से तो ये बच ही नहीं सकते। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये कैसी स्थिति बनेगी ये जिस दिन 5 आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस दिन तो फिर इनमें भगदड़ मच जाएगी। फिर तो इंडिपेंडेंट जो हैं वो तो सरकार के साथ रहते हैं, वो तो फौरन से उनको छोड़ करके आ जाएंगे। जो 2004 की जो इलेक्शन थी उसमें आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन था बड़ा निराशाजनक रहा। 90 में से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। उस टाइम क्या हो गया आपकी पार्टी को? एक वजह से हम चुनाव हार गए। वैट जो था वो हमारा सब्जेक्ट तो नहीं था, केंद्र की सरकार का था, और केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक हमने अकेले ने तय नहीं किया था। 9 रियासतों ने वैट लागू करने की घोषणा की थी। दूसरी रियासतों के लोग तो जो चुनाव नजदीक आते गए उसको विड्रा कर लिया। हमने चूंकि स्टेट के रिसोर्सेज बढ़ाने की दृष्टि से, क्योंकि लगना तो था ही, हमने उसको लागू किया और हमारे खिलाफ बड़े जोर शोर से एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि इस वैट की वजह से तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान हो जाए। और जिस वैट की वजह से हमने जो रिसोर्सेज स्टेट के बढ़ाए थे, हमारी जब सरकार गई हमने लगभग 1700 करोड़ रुपए नकद छोड़ के आए थे जी। आज हरियाणा पे 45,000 करोड़ का कर्जा है। उन्होंने तो उस पैसे का इस्तेमाल किया, उसका वैट का लाभ किया। हमने वैट में भी कुछ सुविधाएं जो लोगों को दी थी वो भी इन्होंने वापस कर ली। विधानसभा का जब चुनाव आया तो जो वैट का विरोध करने वाले लोग थे उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम वैट समाप्त कर देंगे, जबकि इस स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं था। और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम थे उस वक्त, उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस ये कहा कि अगर वैट का लाभ देखना है तो हरियाणा में जाके देखो। पर चौटाला जी, आप अभी पिछली 2 इलेक्शन हार चुके हैं। इस हार से आपको क्या सबक मिला? आपको लगा कि आपने कुछ गलतियां भी की होंगी? हमसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन लोग गुमराह हो गए। और अब हमें इस बात का एक लाभ मिल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो गुमराह हो गए थे वो राह रास्त पर आ गए। अब के इस चुनाव की जो हमें ज्यादा सीटें मिली हैं उसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं। उन्हें ये एहसास हो गया कि कांग्रेस तुम्हें गुमराह करती रही, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन चौटाला जी, अभी भी आपको जाट समुदाय का लीडर माना जाता है, और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप जब आपकी सरकार थी तो आपने सिर्फ जाट समुदाय का ही भला किया। नहीं, ये हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार है। हम इस जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। तो इस समय जाट समुदाय अपने आरक्षण की बात कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, आरक्षण तो सभी मांग रहे हैं जी। केवल जाट ही नहीं मांग रहे, ब्राह्मण भी मांग रहे हैं जी, राजपूत भी मांग रहे हैं। लेकिन हमने तो खुल करके एक बात कही है कि जिन लोगों को आरक्षण की फैसिलिटीज मिली हुई है उनके अलावा दूसरे लोगों को आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर आरक्षण की सुविधा दी जाए। आपकी पार्टी ने खाप पंचायतों को भी समर्थन दिया है, और क्योंकि खाप पंचायतों का ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि हमें आधुनिक सोच अपनाने की जरूरत है? ये भी हमारे विरोध पक्ष के लोग जोड़ते हैं। मैं आपको, आप तो इस मामले में बहुत बुद्धिमान हैं। हमारे गांव में तो आज भी यही रिवाज है, प्रॉपर्टी के तौर पर बैठ करके लोग तय कर लेते हैं। और कत्ल जैसे मुद्दे भी जो थे वो पीपल के नीचे बैठ करके गांव के मुखिया तय कर दिया करते। अब चूंकि सरकारें कमजोर आ गई इसलिए लोगों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। हम इस बात के खिलाफ हैं कि कानून कोई हाथ में ले उसको सख्ती से दबाया जाए। ये जिम्मेवारी सरकार की है। खाप के फैसले तो जो हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन अगर खाप के फैसले को मान करके कोई कानून हाथ में लेता है वो गलत है, हम इसके खिलाफ है। आपकी ऑनर किलिंग का जहां तक प्रश्न आपने किया, ये ऑनर किलिंग जो है, इस प्रकार की किलिंग आप पंजाब में मान लो, राजस्थान में मान लो, हरियाणा में मान लो, यहाँ तक तो आप जाट के जुम्मे लगा दोगे क्योंकि डोमिनेटेड बाय जाट्स हैं ये। लेकिन बिहार में तो जाट नहीं है, उड़ीसा में तो जाट नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो जाट वहां भी होती हैं ये। 9 रियासतों में, 9 स्टेट्स में ऑनर किलिंग हुई है, 9 स्टेट्स में। और बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि क्या हमारी संस्कृति में ये बात मानी जा सकती है कि बहन और भाई की शादी हो जाए? इसलिए हम तो हिंदू मैरिज एक्ट के अमेंडमेंट के पक्षधर हैं। हम कहते हैं उसमें अमेंडमेंट की जाए, और इस प्रकार की अमेंडमेंट हुई है दूसरे रियासतों में। ये जो अब गोत्रे हैं ये बहुत बड़ी नहीं हो गई? अब आजकल के जमाने में, आजकल के युग में ये लगता है कि उसी गोत में मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये उचित है बात? ये तो साइंटिफिकली भी गलत है, मेडिकली भी गलत है, ये तो पशुओं में भी गलत है। अब तो प्रमाणित हो गया इस बात के लिए।
इसलिए हम इस बात के तो सख्त खिलाफ है कि एक गोत में शादी हो जाए। इसके लिए तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा अगर बस चला तो हम इसमें अमेंडमेंट करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अगर सरकार नहीं मानी तो आप कह रहे हैं कुछ भी करना सरकार को मनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे में है। कैसे कदम लेंगे? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जनतांत्रिक तरीके से। अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम रहेगी तो मजबूर होकर के सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, अन्यथा पूरे देश में बड़ा भारी आंदोलन हो जाएगा और ये सरकार उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी, संभाल ही नहीं पाएगी। जी चौटाला जी, आप 4 भाई थे, एक की डेथ हो गई, 3 भाई अभी भी हैं, रंजीत और प्रताप जो आपके दूसरे भाई हैं। फिर भी श्री देवीलाल ने आपको अपनी राजनीतिक गद्दी क्यों दी? हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के जो मेंबर उस वक्त थे उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। चौधरी साहब की बात नहीं थी। आप एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए, राजनीतिक परिवार में बड़े हुए, लेकिन आप जब पढ़ रहे थे उस टाइम आपने सोचा कुछ राजनीति के अलावा भी कुछ करने की इच्छा थी? नहीं, चूंकि राजनीति तो मेरे खून में थी, इसलिए स्वाभाविक है पॉलिटिशियन का बेटा तो पॉलिटिक्स में जाएगा, किसान का बेटा खेती करेगा, तो इसलिए पॉलिटिक्स तो मेरे खून में थी। और पॉलिटिकली मुझे चूंकि मेरे बाप की राजनीति जो है वो और ज्यादा बढ़े चढ़े, उसमें मैं बतौर सहयोगी के भी काम करता रहा था। क्योंकि हम चौधरी देवीलाल की बात कर रहे हैं, आपके पिताजी की कोई ऐसी क्वालिटी आपको याद है जो अभी भी आप सोचते हैं कि आपके साथ रहती है? मेरे पिताजी एक संपन्न परिवार में पैदा होकर, एक बड़े जमींदार घराने में पैदा होकर के भी गरीब के हित चिंतक रहे हैं। एक दफा का मैं किस्सा सुनाऊं, मेरे दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे जी। तो उस वक्त के कानून के मुताबिक जमीन का 1/3 हिस्सा तो मालिक को मिलता था जी, और 2/3 जो था वो टेनेंट को मिलता था जी। मेरे पिताजी छुट्टी में आए हुए थे तो मेरे दादाजी ने उनको भेज दिया कि फलां हरिजन का खलियान तैयार है, वो ले आ, लेकिन जब तक हमारा अनाज घर में नहीं आ जाए तब तक वहीं रहना है जी। तो उन्होंने जब वो खलियान बटाया, उसमें हमारे हिस्से का जो एक हिस्सा था, उसके अलावा 2 हिस्से जो रहे, उसमें एक सिस्टम ऐसा था कि नाई, तेली, धोबी, मोची, खाती, कुल्हार, इनको एक एक मन अनाज दिया जाता था जी। सारे साल में। कैश नहीं दी जाती थी, काइंड की शक्ल में। तो मांगने वाले जब सब लोग आ गए तो उस हरिजन का तकरीबन सारा का सारा अनाज जो था वो ले गए। तो मेरे पिताजी ने कहा, ताऊ अब तू क्या करेगा? तो उसने कहा, थारी बखारी में से ले आएंगे, बच्चे पालेंगे। तो उन्होंने वो ढेरी जो थी वो उसमें मिला के कह दिया ये ले जा। तो उसने बहुत मना किया कि चौधरी मारेगा, तन्ने भी मारेगा, मन्ने भी मारेगा। वो करने के ले जा तो लेके चले गए। मेरे दादाजी को जब पता लगा तो उन्होंने उनको धमकाया। वो कहने लगे वो गरीब कहाँ से खाते? बोले तूने कौन सा ठेका ले रखा है गरीब का? तो उनके दिमाग में शुरू से ही गरीब आदमी के प्रति एक हमदर्दी थी, इसलिए जब भी वो पावर में आते थे वो गरीब की भलाई का काम करते थे। मेरे पिताजी एक दफा मुख्यमंत्री के तौर पर किसी गांव में गए तो बारिश बरस रही थी और एक बारात आई हुई थी किसी हरिजन की, वो बेचारे भीग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, तुम भीग रहे, तुम्हारे बात थी? बोले जी कहाँ ठहरावें, बड़े जमींदारों के तो बड़े मकान होते हैं, उनमें ठहर जाते हैं, हम कहाँ करें, हम तो झोंपड़ी में बैठे। तो उसी दिन से उन्होंने हरिजन चौपाल का निर्णय लिया, हरिजन चौपालें बनाई, फिर बैकवर्ड की चौपालें बनाई, बूढ़े बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन उन्होंने मुकर की थी, जो अभी भी चल रही है। अब भी चल रही है। लेकिन चौटाला जी, अभी जो किसान